सोचिए एक ऐसी जमीन जहां आसमान धरती को छूता है। फूलों से ढकी घाटियां हैं, साफ झीलें जिनमें बर्फ से ढके पहाड़ों का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, और वो रास्ते जिन पर हजारों सालों से तीर्थयात्री और व्यापारी चले। ये है उत्तरी पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जैसे गिलगित बाल्टिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। ये जगह एक समय में दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक मानी जाती थी, जहाँ प्रकृति की खूबसूरती ने कवियों और एक्सप्लोरर्स को इंस्पायर किया। लेकिन आज ये हेवन एक जिंदा नर्क बन गया है, जहाँ लगातार हिंसा, डर और निराशा है। दुनिया की सबसे सुंदर जगहों में से एक जगह कैसे आतंक का घर बन गई। लेट्स अनकवर द स्टोरी स्टेप बाय स्टेप थ्रू द लेंस ऑफ हिस्ट्री एंड हार्श रियलिटी। अब यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझिए। ये जो इलाका है ना, कश्मीर, सिंध, गिलगित बल्टिस्तान, ये हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट जोन नहीं था। प्रॉब्लम तब शुरू होता है जब बाहर से लोग आते हैं, सिर्फ इलाका जीतने के लिए नहीं बल्कि लोगों की सोच बदलने के लिए। 1711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर हमला करता है। यहीं से एक नया पैटर्न शुरू होता है, तलवार के साथ धर्म का आना। उसके बाद मोहम्मद गजनवी। बार बार के हमले सिर्फ लूट के लिए नहीं, पहचान तोड़ने के लिए थे। सिर्फ मंदिर नहीं तोड़े जाते, लोगों का भरोसा भी तोड़ा जाता है। अब बात करते हैं कश्मीर की। 14वीं सदी तक कश्मीर शांत था, स्टेबल था। लेकिन 1319 में मंगोल सरदार जुल्जू हमला करता है। ये हमला सिर्फ इन्वेजन नहीं था। शहर जला दिए गए, गांव मिटा दिए गए, हजारों लोग मार दिए गए। कश्मीर पूरी तरह कमज़ोर हो चुका था। और हिस्ट्री का रूल है, जब कोई इलाका कमज़ोर होता है तो कोई ना कोई उस पर कब्जा करता ही है। यहीं से शाह मीर पावर में आता है और कश्मीर में पहली बार मुस्लिम रूल शुरू होता है। लेकिन बदलाव यही नहीं रुकता, बदलाव होता है पहचान का। कहीं ज़बरदस्ती, कहीं लालच, कहीं जान बचाने की मजबूरी। मंदिर तोड़े जाते हैं और लोगों से कहा जाता है या तो धर्म बदलो या फिर अपनी ज़मीन छोड़ दो। और धीरे धीरे जो कश्मीर कभी ज्ञान और शांति का प्रतीक था, वो बन जाता है डर और संघर्ष का केंद्र। ये सब एक दिन में नहीं हुआ, ये सालों और सदियों की प्रोसेस थी, जिसने इस पूरे इलाके को हमेशा के लिए बदल दिया। फिर आता है 1947। भारत आज़ाद होता है, पाकिस्तान बनता है, और यहीं से कश्मीर पूरे साउथ एशिया का सबसे बड़ा जख्म बन जाता है। महाराजा हरी सिंह चाहते थे कश्मीर एक आज़ाद राज्य रहे। उनका मानना था कश्मीर की एक अपनी अलग पहचान है। लेकिन पाकिस्तान का मानना था कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है, इसलिए पाकिस्तान का होना चाहिए। और फिर अक्टूबर 1947 में जो हुआ उसने पूरी कहानी बदल दी। पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से कबायली लश्कर कश्मीर में घुस आए, हाथों में हथियार और पीछे पाकिस्तानी सेना का पूरा सपोर्ट। गांव के गांव जला दिए गए, लूट, हत्या और बलात्कार, हर तरफ अफरा तफरी। लोग सिर्फ एक चीज़ चाहते थे, जान बचाना। इसी हालत में महाराजा हरी सिंह भारत से मदद मांगने आते हैं और भारत में विलय का फैसला करते हैं। भारतीय सेना कश्मीर पहुंचती है, युद्ध होता है और फिर कश्मीर दो हिस्सों में बंट जाता है। एक हिस्सा भारत के पास और दूसरा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में, जिसे आज पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है। यहीं से कश्मीर सिर्फ एक राज्य नहीं रह गया, बल्कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक परमानेंट जंग का मैदान बन गया। कभी स्वात घाटी को पूर्व का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता था, इतनी खूबसूरत जगह। लेकिन फिर यहाँ आतंकवाद फैलने लगा। 1980 और 90 के दशक में आतंकी संगठन खड़े होने लगे। अफगानिस्तान युद्ध के बाद ट्रेन लड़ा के यहाँ आ गए, और फिर लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे ग्रुप यहीं से हमलों की प्लानिंग करने लगे। अब आते हैं 1989 पर। यहीं से कश्मीर में मिलिटेंसी ऑफिशियली शुरू होती है। 1987 के जम्मू कश्मीर इलेक्शंस।
ये इलेक्शंस लोकल लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे, लेकिन जब रिजल्ट्स आए लोगों को लगा उनके वोट उनसे छीन लिए गए। इसी गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को बाहर से एक डायरेक्शन मिल गई। पाकिस्तान ने इस मौके का फ़ायदा उठाया। अक्रॉस द बॉर्डर वेपन्स लाए गए और धीरे धीरे कश्मीर का गुस्सा एक हिंसक आंदोलन में बदल गया। इस मूवमेंट को नाम दिया गया जिहाद। और फिर इसका सबसे पहला शिकार बने कश्मीरी पंडित। वो पंडित जो सदियों से कश्मीर में रहते आए थे। रात के वक्त नारे लगने लगे, या तो धर्म बदलो या कश्मीर छोड़ो या मौत। टारगेट किलिंग्स हुई। टीचर्स, डॉक्टर्स, सिविल सर्वेंट्स सिर्फ इसलिए मार दिए गए क्योंकि वो पंडित थे। डर घर घर तक पहुंच गया और फिर लाखों कश्मीरी पंडित परिवारों को अपना घर, अपनी जमीन, अपनी यादें सब कुछ छोड़कर निकलना पड़ा। कोई प्लानिंग नहीं, कोई प्रोटेक्शन नहीं, सिर्फ जान बचाने की मजबूरी। ये था कश्मीरी पंडितों का पलायन। कश्मीर की हिस्ट्री का सबसे गुमनाम चैप्टर, जिसके बारे में सालों तक भारत के लोगों को ज़्यादा जानकारी ही नहीं थी। कई लोग तो इसे अफवाह भी मानते थे। 12 मार्च 1993 शुक्रवार का दिन दोपहर 1:30 से 3 बजे के बीच, सिर्फ 2 घंटे और मुंबई हिल जाती है। एक नहीं, दो नहीं, 13 कोऑर्डिनेटेड बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज, एयर इंडिया बिल्डिंग, जवेरी बाजार, सेंचुरी बाजार, प्लाजा सिनेमा और भीड़ भाड़ वाले दूसरे इलाके। मतलब टारगेट क्लियर था, मैक्सिमम कैजुअलिटीज, मैक्सिमम फेयर। रिजल्ट 257 लोग मारे गए, 700 से ज़्यादा घायल। ये कोई रैंडम वायलेंस नहीं था, ये प्लान्ड, प्रोफेशनल और एक्सटर्नली सपोर्टेड टेरर अटैक था। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और धीरे धीरे एक नाम सामने आता है, दाऊद इब्राहिम। और यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन क्रॉस होती है। पहली बार ऑफिशियली प्रूव होता है कि पाकिस्तान बेस्ड नेटवर्क सिर्फ कश्मीर नहीं, पूरे भारत को टारगेट कर रहे हैं। ये ब्लास्ट बाबरी मस्जिद डिमोलिशन का बदला बोलकर जस्टिफाई किए गए। और सबसे डेंजरस बात, ये एक टेम्पलेट बन जाता है। 1993 के बाद टेरर सिर्फ बॉर्डर पर नहीं रहता, ये ट्रेन में आता है, मार्केट्स में आता है, शहरों के बीच आ जाता है। मुंबई सीरियल ब्लास्ट एक वार्निंग थी जो हमने तब शायद पूरी तरह समझी नहीं। और जो वार्निंग 1993 में मिली, उसके बाद सबसे भयानक वर्जन दुनिया ने 2008 में देखा। लेकिन उससे पहले कहानी और गहरी होने वाली थी। इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट IC814, रूट काठमांडू से दिल्ली, पैसेंजर 179, क्रू मेंबर 11, हाईजैकर्स 5 जो पैसेंजर के बीच में ही छिपे थे। फ्लाइट जैसे ही उड़ान भरकर इंडियन एयरस्पेस के करीब आती है, 5 लोग खड़े होते हैं, हाथ में चाकू, बॉम्ब की धमकी, कॉकपिट पर कब्जा। पायलट को एक ही ऑर्डर मिलता है, प्लेन मोड़ दो। पहला स्टॉप अमृतसर। यही भारत के पास एक मौका था, लेकिन फैसला लेने में देर हो जाती है और प्लेन उड़ जाता है। दूसरा स्टॉप लाहौर। पाकिस्तान फ्यूल देता है और प्लेन को जाने देता है। तीसरा स्टॉप दुबई। यहाँ 27 पैसेंजर छोड़े जाते हैं और फिर फाइनल डेस्टिनेशन कंधार, अफ़गानिस्तान, तालिबान के कंट्रोल में। अब गेम भारत के हाथ से निकल चुका था। हाईजैकर्स का डिमांड सिंपल था, 3 आतंकवादियों को छोड़ दो। साथ में वार्निंग भी दी गई, अगर नहीं छोड़ा हर दिन एक लाश गिरेगी। ये ब्लफ नहीं था, पैसेंजर रुपिन कटियाल को सबके सामने मार दिया गया था। यहीं से प्रेशर एक्सप्लोड हो जाता है। 179 लोग और उनकी फैमिलीज और पूरा देश टीवी स्क्रीन पर आंखें गड़ाए बैठा था। 7 दिनों तक नेगोशिएशन चलती है। 31 दिसंबर 1999 भारत सरकार फैसला लेती है, पैसेंजर की जान के बदले टेररिस्ट की आज़ादी। 3 नाम, मसूद अजहर, ओमार शेख और मुश्ताक जरगर। पैसेंजर वापस आते हैं, देश राहत की सांस लेता है, लेकिन असली कीमत बाद में पता चलती है। मसूद अजहर पाकिस्तान जाता है, उसका हीरो की तरह वेलकम होता है। 2000 में वो जैश ए मोहम्मद बनाता है और फिर चैन रिएक्शन शुरू होती है। 2001 में संसद पर हमला, 2016 पठानकोट, 2019 पुलवामा, 2025 पहलगाम। एक हाईजैक, 3 रिलीज और पूरी टेरर इकोसिस्टम को ऑक्सीजन मिल जाती है। 13 दिसंबर 2001 सुबह करीब 11:40 न्यू दिल्ली, भारत का संसद भवन।
लोकसभा और राज्यसभा की बैठक अभी खत्म ही हुई थी। कई नेता कॉम्प्लेक्स में ही मौजूद थे। तभी होम मिनिस्ट्री की स्टिकर लगी एक एम्बेसडर कार गेट पर रुकती है। गाड़ी से 5 आतंकवादी निकलते हैं, AK-47 ग्रेनेड्स और एक्सप्लोजिव्स के साथ, और बिना रुके फायरिंग शुरू कर देते हैं। मकसद था संसद के अंदर घुसकर भारतीय लोकतंत्र पर सीधा हमला। पार्लियामेंट सिक्योरिटी, दिल्ली पुलिस और CRPF तुरंत काउंटर अटैक करती है। लगभग 30 से 40 मिनट तक फायरिंग चलती है और अंत में पांचों आतंकवादी मार गिराए जाते हैं। इस हमले में दिल्ली पुलिस के 6 और पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस के 2 जवान शहीद होते हैं, लेकिन उनकी वजह से संसद के अंदर मौजूद हर नेता जिंदा रहा। जांच में सामने आता है हमला जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा से जुड़ा था। पाकिस्तान लिंक्स क्लियर थे। डैनियल पर्ल वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर थे। एक कहानी फॉलो कर रहे थे। कहानी थी अलकायदा और पाकिस्तान के एक्सट्रीमिस्ट नेटवर्क की। उन्हें इंटरव्यू के बहाने कराची बुलाया गया और वहीं से किडनैपिंग हुई। 9 दिन तक बंधक बनाया गया। फिर एक वीडियो आई जिसमें कैमरे के सामने डैनियल पर्ल का गला काट दिया गया। इन्वेस्टिगेशन में नाम आया ओमर सईद शेख, ब्रिटिश एजुकेटेड टेररिस्ट, और लिंक्स निकले ग्लोबल जिहाद नेटवर्क से। ये वही आतंकवादी था जिसे 2001 में कंधार हाईजैक के दौरान रिहा किया गया था। दिन 11 जुलाई 2006। सिर्फ 11 मिनट और 7 सीरियल ब्लास्ट। मुंबई के लोकल ट्रेन्स के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट्स में। स्टेशन थे माटुंगा रोड, माहिम, बांद्रा, खार रोड, जोगेश्वरी, बोरीवली और मीरा रोड। इन हमलों में 209 लोग मारे गए, 700 से ज़्यादा घायल हुए। पूरा शहर एक साथ जाम हो गया। इन्वेस्टिगेशन में नाम आया सीमी, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े लोगों का। 13 लोग पकड़े गए, 12 पर केस चला। 2015 में कोर्ट ने कहा ये टेरर अटैक था। 5 को फांसी मिली, 7 को उम्र कैद। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2025 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला सबूत डाउट से परे प्रूव नहीं हुए और सभी 12 लोग बरी कर दिए गए। इनमें से एक की मौत कोविड के दौरान जेल में ही हो गई थी। सच एक ही है, मुंबई ने लाशें उठाई, दर्द झेला, और आज भी सवाल जिंदा है, इंसाफ हुआ या सिर्फ फैसला। 26 नवंबर 2008, मुंबई की एक नॉर्मल शाम। लोग ऑफिस से लौट रहे थे। लोकल ट्रेन्स भरी हुई थी। शहर अपनी रोज की रफ्तार में था और तब समंदर के रास्ते 10 लोग मुंबई में घुस आए थे। ये कोई भीड़ नहीं थी, ये ट्रेन टेररिस्ट थे। प्लान क्लियर था, टारगेट्स पहले से तय थे। सबसे पहला निशाना CST रेलवे स्टेशन। कुछ ही मिनट में प्लेटफॉर्म खून से भर गया। लोग समझ ही नहीं पाए हो क्या रहा है। इसके बाद शहर के अलग अलग हिस्सों में हमले शुरू हो गए। ताज होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट, नरीमन हाउस, होटल्स में मेहमान बंधक बना लिए गए। कमरे कमरे फायरिंग हुई, आग लगी और पूरा देश लाइव टीवी पर ये सब देख रहा था। ये हमला कुछ घंटों का नहीं था, लगभग 60 घंटे तक चला। अंत में जब ऑपरेशन खत्म हुआ, 166 लोग मारे जा चुके थे, 300 से ज़्यादा घायल थे। 10 में से 9 टेररिस्ट मारे गए। एक जिंदा पकड़ा गया, अजमल कसाब। कसाब ने इंटरोगेशन में बताया ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुई, प्लानिंग वहीं हुई, इंस्ट्रक्शन भी वहीं से मिल रहे थे। 2012 में अजमल कसाब को फांसी दी गई। 2 मई 2011 की रात अमेरिका के नेवी सील्स ने पाकिस्तान के अबोटाबाद शहर में एक गुप्त सैनिक ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसे ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर कहा गया। इसी ऑपरेशन के दौरान ओसामा बिन लादेन को मार दिया गया। ऑपरेशन पूरी तरह सीक्रेट रखा गया था और पाकिस्तानी सरकार को भी इसकी पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई थी। बिन लादेन की मौत के बाद उसकी लाश को समुद्र में फेंक दिया गया। माना जाता है ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अगर उसकी लाश बेवकूफ़ लोगों को मिल जाती तो वो उसकी कब्र बनाकर उसे हीरो बना देते। 2 जनवरी 2016 को पंजाब के पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ। भारतीय सीमा में घुसकर आए आतंकवादियों ने कई घंटों तक सुरक्षा बलों से मुठभेड़ की।
इस हमले में 7 भारतीय सुरक्षाकर्मी शहीद हुए। जांच में पता चला कि हमला पाकिस्तान से आए जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने किया था। 18 सितंबर 2016 सुबह का वक्त जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में स्थित इंडियन आर्मी ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर अचानक हमला होता है। आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके कैंप के अंदर घुस जाते हैं और सोल्जर्स के टेंट्स को निशाना बनाते हैं। इस हमले में 19 भारतीय सैनिक शहीद हो जाते हैं। ये कश्मीर में पिछले कई सालों का सबसे गंभीर मिलिट्री अटैक था। जांच में स्पष्ट हुआ कि हमला पाकिस्तान से आए जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने किया। उरी हमला सिर्फ एक अटैक नहीं था, ये वो पल था जिसके बाद भारत ने कहा अब बस, और कुछ ही दिन बाद दुनिया ने देखा सर्जिकल स्ट्राइक। 14 फरवरी 2019 पुलवामा, जम्मू कश्मीर। यहाँ सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पर सुसाइड बॉम्बर ने हमला किया। 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए और 70 से ज़्यादा घायल। इन्वेस्टिगेशंस में पता चला ये अटैक जैश ए मोहम्मद ने प्लान किया था। पहलगाम, कश्मीर का वही शहर जो बरसों से टूरिज्म, शांति और सुकून का सिंबल रहा है, लेकिन हाल ही में यहाँ हुआ एक ऐसा हमला जिसने पूरे देश को हिला दिया। आतंकवादियों ने सिर्फ गोली नहीं चलाई, पहले सवाल पूछा, तुम्हारा धर्म क्या है? और जब जवाब मिला तो निशाना तय हो गया। ये कोई रैंडम फायरिंग नहीं थी, ये टारगेट किलिंग थी, सोची समझी, आइडेंटिफाई करके, सिर्फ इसलिए क्योंकि सामने वाला हिंदू था। टूरिस्ट एरिया जहां लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं, फैमिली के साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं, वही जगह एक पल के लिए फियर जोन बन गई। आतंकवादियों ने पहले पहचान की, नाम और धर्म पूछा और हिंदू होने पर ही गोली चलाई। इसलिए इसे रैंडम अटैक नहीं बल्कि रिलीजन बेस्ड टारगेट किलिंग माना जाता है। कैजुअलिटीज़ लिमिटेड रही लेकिन मैसेज बहुत बड़ा था। जब गोली चलाने से पहले धर्म पूछा जाता है तो समझ लीजिए ये लड़ाई जमीन की नहीं, सोच की है। ये एक वार्निंग है, अगर अंधा कट्टरवाद बढ़ने दिया गया तो हर जन्नत एक दिन नर्क बन सकती है। और हम सब के लिए ये सीख है। भारत में रहने वाले हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध लोगों के लिए ये कहानी सिर्फ एक दूर की घटना नहीं, ये हमारे दिल के बहुत करीब लगती है। हमने अपनी आँखों से देखा है कि जब कट्टर सोच बिना कंट्रोल के बढ़ती है तो क्या होता है। अगर हम अंधी सेक्युलर सोच, गलत समझौते और लापरवाही में सब कुछ जाने दें तो याद रखिए हमारी आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। अगर हम इतिहास से कुछ नहीं सीखेंगे तो हम अपने ही हाथों से अपने बच्चों को एक ऐसी दुनिया दे देंगे जहां शांति सिर्फ